नमस्कार साथियों, मैंने खुद को पराया बना दिया है। ना जाने तब कौन से भरम में जी रही थी, लेकिन तब खुश थी। लेकिन अब एक ऐसी जिंदगी जी रही हूँ जहाँ ना कोई रंग है ना कोई उमंग। अब तो सांस ले रही हूँ, लेकिन लगता है मैं जिंदा ही नहीं हूँ। सृष्टि, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हारी बड़ी बहन थी, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन तुम तो गद्दार निकली। सीमा बिस्तर पर पड़ी पड़ी करवट बदलती रही। नींद को न जाने किस बात की शिकायत थी जो उसके पास आने भर से कतरा रही थी। जनवरी की गहराई, रात काफी ठंडी थी। सुबह से ही रुई सी कोमल श्वेत बर्फ झरझर गिरती हुई सड़क पर बिछी जा रही थी। स्कॉटलैंड के पहाड़ बर्फ से ढके थे। ऐसा आभास होता था जैसे किसी अप्सरा ने सफेद परिधान उड़ लिया हो। सर्दी इतनी थी कि लगता था कि घर के फर्श पर भी बर्फ की हल्की सी परत जम गई थी, जो दिन भर हीटिंग चलाने के बावजूद पिघलना नहीं चाहती थी। यूं मन को विक्षिप्त करने के लिए तो एकांत ही काफी होता है। 30 पर नीरव सन्नाटे की बाहों में जकड़ी हुई यह सर्द अंधेरी रात, बार बार मयंक का चेहरा उसके सामने ने आकर उसे झकझोर डालता। वह जितना ही उसे बुलाने की कोशिश करती, उतना ही उसका चेहरा याद आकर उसके मन मानस में तूफान मचा देता। क्यों सोचती है वह उसके लिए क्यों नहीं आजाद हो पाती उसके चंगुल से, उस अजनबी से। अब सीमा का क्या वास्ता था भला? हाँ, अब तो वह एक अपरिचित अजनबी ही तो था। जब संबंध था तो अपनापन था, अपने का एहसास था, रिश्ते की गर्मी थी, महक थी। लेकिन आज अब कब कैसे जाने अनजाने मयंक उसके हृदय की परतों में उतरता चला गया। पगली सीमा जान ही नहीं पाई कब वह अचानक उसकी पलकों में बंद हो गया। उसे खबर तक न हुई। स्मृति सागर में ज्वार भाटा सा आ गया हो, जैसे बिस्तर में पड़ी बेचैन सीमा उस सागर में डूबने उतरा लगे। सीम तब इंडिया से यहाँ नई नई आई थी। उसे याद आ रहा था जब उसने केमिस्ट्री में एमएससी प्रथम श्रेणी में पास की तो मम्मी पापा गर्व से फूले ना समाये थे। बेटी को गले लगाते हुए बोले, वेल डन सीमा, हमें तुमसे यही आशा थी। भगवान ने बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी योग्यता उपलब्धि क्या किसी बेटे से कम है भला? प्रोफेसर विक्रम की आंखें भी हर्ष तिरेक से भीग गई। सीमा उनकी चहेती शिष्या थी। आत्मीयता और स्नेह से सीमा को प्रोत्साहन देते हुए बोले, सीमा एक सुझाव है मेरा, यह विश्वविद्यालय अपने मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री वहीं से हासिल की थी। तुम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र दे दो, शायद बाहर जाकर शोध कार्य करने का कोई अवसर मिल जाए। मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग दूंगा, बस तुम देर मत करो। अब सीमा ने तुरंत आवेदन पत्र दे दिया। दिल्ली जाकर एक दो इंटरव्यू भी दे दिए। मेधावी छात्र तो थी ही, वह उत्तीर्ण हो गई और उस यूनिवर्सिटी में शोध करने का अवसर मिल ही गया। सीमा तो जैसे सातवें आसमान पर थी। बचपन से ही उसकी यह इच्छा रही थी कि वह विदेश जाकर पढ़े, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता देखे और समझे, वहाँ खुले और मुक्त वातावरण में सांस ले। इंडिया में तो हर कदम पर यह मत करो, वह मत करो, इससे मत मिलो, उससे यहाँ मत मिलो, आदि आदि, हर जगह बंधन, कहीं भी मुक्ति की सांस नहीं। यह कैसा चमत्कार हुआ उसकी जिंदगी में, कैसे उसका स्वप्न या अर्थात में बदल गया। ऐसा सोचते हुए सीमा फूली ना समाई। पापा ने बहुत ऐतराज नहीं किया, पर मम्मी विदेश जाने की बात पर कुछ नाराज लगी। अकेली लड़की को कहाँ विदेश भेज द, यहाँ भी तो पीएचडी हो सकती है, वहाँ ऐसी या खास बात है, वगैरह वगैरह। पर ऐसे तूफान तो इंडियन परिवारों में छोटी छोटी घटनाओं के होने पर आते ही रहते हैं। बहुत सारी हिदायत और उपदेश देते हुए मम्मी पापा ने भरे गली से उसे विदा किया। छोटी बहन सृष्टि गले से लगकर सिसक पड़ी, दीदी मुझे बहुत अकेला लगेगा तुम्हारे बिना, जल्दी से पत्र लिखना, फोन करती रहना। यह सुनकर सीमा की भी आंखें छलक आई। हवाई जहाज में बैठी सीमा सोच रही थी कि कैसा होगा विदेश, कैसी होंगे वहाँ के लोग। सुना है स्कॉटलैंड में मौसम काफी ठंडा रहता है और पश्चिम के लोग भी मौसम की तरह ही ठंडे होते हैं। एक तरफ विदेश जाने की उत्सुकता थी, उल्लास था, तो दूसरी तरफ मम्मी पापा, सृष्टि और सहेलियों को छोड़ने की एक उदासी थी। स्कॉटलैंड का प्राकृतिक सौंदर्य दिख मुग्ध हो उठी सीमा। नीले नीले ऊंची पहाड़ जो सुरमई शाम के धुंध हल्के में और भी गहरे लगते, पहाड़ों के कदम चमती वस्तित गहरी झीलें,
इतिहास की गरिमा समेटी विशाल किले, छोटी छोटी बलखाती टेढ़ी मेढ़ी पकड़, जिधर भी नजर उठ जाए मनभाव दृश्यों का जमघट दिखाई पड़ता। मन विभोर हो गया। सीमा का एक डॉक्टर की अध्यक्षता में शोध कार्य करना था। सीमा को वह बहुत सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे। बड़ ए प्यार और स्नेह के साथ वह सीमा से पेश आए। शुरू शुरू में सीमा जब अपने आसपास अनजाने चेहरे देखती तो घर की याद से मन भीग जाता। सारे विदेशी नाम, विदेशी चेहरे, विदेशी भाषा, अक्सर स्कॉटिश उच्चारण उसकी समझ में न आता। मन परेशान होने लगता। कभी कभी उसे लगता अपने देश जैसा कोई देश नहीं है दुनिया भर में। मम्मी के हाथ की गरम गरम रोटी, पापा को बनाकर दी गई सुबह की बैड टी और रात गए देर तक सृष्टि से घुल मिलकर बातें करना, बात विबाद पर हंसना, पूरे दिन का बरा देना लेना आदि, इन सब के लिए सीमा का मन ललक लगता। अकेलेपन की बोरियत से बचने के लिए देर देर तक सीमा अनमनी सी होकर लाइब्रेरी में बैठी रहती। सामने किताब खुली होती, मन कहीं अपनों में रम जाने को तरसता रहता। बेताब नजरें कुछ इधर उधर तलाशती रहती। ऐसे ही एक कजरारी शाम को सीमा लाइब्रेरी में बैठी ही थी कि अपनी भाषा सुनकर चौंक गई। नहीं आई है क्या? आपको पहले नहीं देखा। मुझे मयन कहते हैं। यहाँ आज लाइब्रेरी में एक दोस्त से मिलने आया था। दोस्त तो पहुँचा नहीं, हाँ आपसे परिचय करने चला आया जी। हेलो, मैं सीमा हूँ, या इंडिया से इंजीनियरिंग साइंस में पीएचडी करने आई हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। दोनों एक साथ बोल पड़े। या पहला परिचय था मयंक से। उसका सांवला रंग, ऊंचा कद, चौड़े कंधे, घुंघराले बाल, दिलकश मुस्कान, कुल मिलाकर मयंक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। उससे मिलने के बाद सीमा का अकेलापन थोड़ा कम होने लगा। धीरे धीरे वह पहली औपचारिक मुलाकात दोस्ती में बदलने लगी। मयंक मेडिसिन का विद्यार्थी था। उसके माँ बाप, भाई बहन सब दूसरे शहर में रहते थे। एक दो बार मयंक उसे अपने घर भी ले गया। सीमा को इतने दिनों बाद एक इंडियन परिवार के साथ उठना बैठना, खाना पना, हंसना बोलना बहुत अच्छा लगा। सीमा सोच सोच कर थकने लगी। अपने कड़वे अतीत कि यह सब बातें याद करके वह दुखी नहीं होना चाहती थी, लेकिन विचार थे कि आवारा बादलों की तरह काबू से बाहर होते चले जा रहे थे। सीमा को बारिश की वह भगी भगी शाम याद आई। कितनी बरसात थी उस दिन। लगता था आज धरती प्यास बुझा कर ही रहेगी। क्या सिर्फ धरती ही प्यासी थी? लेक्चर खत्म होते ही सीमा हर रोज की तरह बस स्टॉप की ओर जा रही थी कि मयंक ने पास आकर गाड़ी रोक कर कहा, सीमा मौसम बहुत खराब है, यहाँ बरसात होती है तो रखने का नाम नहीं लेती। बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस एक छोटी सी शर्त, गरम गरम कॉफी पिलानी पड़ेगी और बिना ना नुकर किए। गाड़ी में बैठ गई सीमा। कितनी अच्छी लगती है छोटी छोटी सुविधाएं, अपनेपन का बोध अगर कहीं मिल जाए तो जीवन अपने आप सरस होने लगता है। बहुत भीग गई हो सीमा, फ्लू हो जाएगा, तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं कॉफी बना देता हूँ। तब तक मयंक की यह चिंता उसे अच्छी लगी। बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा हूँ सीमा। मयंक ने खोजपूर्ण दृष्टि से उसे देखा, जैसे कि फैसला कर रहा हो कि कहे या ना कहे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ हैं, अपना एकांत एक दूसरे से बांट सकते हैं, पर इस रिश्ते का दायरा थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ। तुम भी क्या कभी ऐसा सोचती हो? तुमने कभी कुछ कहा तो नहीं, समझाया भी नहीं? सीमा ने मयंक का हल्का सा स्पर्श महसूस किया, जो उसकी आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के लिए तो सीमा का मन चाहा कि मयंक की छाती में अपना मुंह छिपाकर उसकी बाहों के गरे में बंध जाए, उसकी सांसों की गर्मी से पिघलने लगे, बिना किसी हिचक झिझक से उसे संपूर्ण रूप से पाले, अपना अलग सा अस्तित्व मिटाकर बस एक हो जाए मयंक के साथ। परंतु विचारों की एक लहर तेजी से उभरी। तभी मम्मी की बातें बिजली बनकर कोधी, सीमा बहुत विश्वास से भेज रहे हैं तुम्हें हम। अपने आदर्श, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलना मत। विदेश की स्वच्छंदता, जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र तरीके हम इंडियन को शोभा नहीं देते हैं। नादानी में किसी ऐसी राह पर मत चलना जहां से वापस ना लौट सको और जिसका अफसोस तुम्हें और हमें सारी जिंदगी सताता रहे। मयंक, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे, अभी से इस दलदल में मत खींचो। मैं इतने गहरे नहीं उतरना चाहती कि फिर बाहर ही नहीं निकल सकूं। फिलहाल तो हम अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही अपना अपना भविष्य संवारने में लगे हैं। फिर मम्मी पापा
की अनुमति, उनका परामर्श, बहुत सी उलझने हैं। अभी इस समय मैं तुम्हें कोई आश्वासन नहीं दे सकती, कोई वायदा नहीं कर सकती। सीमा का स्वर भरभरा लगा। आश्वासन की बात, वायदे की बात कौन कर रहा है? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी मेरे लिए कोई विशेष जगह है या नहीं। तुम भी मुझे प्यार करती हो या कि मेरी चाहत, मेरा आकर्षण एक तरफा है, यही जानना चाहता हूँ। गले में कांटा सा अटक गया। सीमा के मन हुआ कह दे मयांक से जो तुमने आज कहा है, मैं तो ना जाने कब से कहना चाहती थी। फिर सच कहूँ तो पहले तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। नारी होने का लोभ सवर्ण नहीं कर पाई। पुरुष पहल करें, अपनी बाहों में सिमट का आमंत्रण दे, लेकिन मैं हूँ ना, बार बार संशय में घिर जाती हूँ। क्या हम एक दूसरे से निभा पाएंगे? एक किनारे से दूसरे किनारे तक लप लप करके बहते प्यार का अलहर, तीव्र उमड़ता, ठाठ मारता भाव कुछ और होता है। वैवाहिक जीवन की समस्याएं, परेशानियां, जिम्मेदारियां, इन सबको एक साथ ही जी पाना, निभा पाना एक अलग बात है। फिर कहीं यह सब दिन रात एक दूसरे को बर्दाश्त करने और सहने की व्यवस्था ना हो जाए। कुछ भी फैसला नहीं कर पाती सीमा। क्यों? वह कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती जिंदगी में। हाँ, समाज ही दोषी है इसके लिए। बस हमारे समाज ने नारी को अपनी तरह से जिंदगी जीने का अधिकार ही कब दिया है? पहले माँ बाप, भाई, फिर पति पुत्र, बस इन्हीं के माध्यम से ही तो औरतें अपनी जीती है। क्यों मैं हर मोड़ पर, हर राह पर टुकड़े टुकड़े होकर टूटने बिखरने लगती हूँ? कुछ भी तो नहीं कह पाई। मयंक से जानी उसकी मौन का अर्थ। मयंक ने क्या समझा हो, स्वीकृति या अवहेलना? सृष्टि की चिट्ठी आई थी, दीदी थोड़े दिनों के लिए मुझे भी बुला लो ना। घर में दिल की बात कहने सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत खालीपन लगता है तुम्हारे बिना। तुमसे बिछड़कर एकदम अकेली पड़ गई हूँ। मम्मी पापा ठीक है? तुम हारी सफलता की बातें दोहराते नहीं थकते। वह 10 नंबर वाली रूपा थी ना, उसकी शादी हो गई। सामने वाली कोठी में रहने वाली मिसेस वर्मा को कैंसर हो गया है, चिमनी की तरह सिगरेट भुगती थी ना, वगैरह वगैरह। शाम को सीमा एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन और अस्पताल में बांग्लादेश, पाकिस्तानी आदि से आए हुए गैर कानूनी इमिग्रेंट के दुभाष का काम करने लगी। फिर कुछ पैसे जमा करके उसने सृष्टि के लिए टिकट भेज दिया। सृष्टि के लिए कुछ भी करना उसे संतुष्टि की चरम सीमा तक पहुंचा देता था। उससे ज्यादा अपना कोई उसे नहीं लगता था। उस दिन जब सृष्टि आई तो उस चंचल चुलबुली से परिचय करवाती हुई सीमा ने कहा, सृष्टि यह है मेरा अभिन्न मित्र मयंक, यह यहाँ मेडिसिन में डिग्री। सृष्टि ने बिना पूरा वाक्य सुने फुल जड़ी छोड़ी। अभी तक सिर्फ मित्रता तक ही पहुंची हो, यहाँ आकर भी उतनी ही कायर रही जितनी इंडिया में भी। अरे दीदी, थोड़ा खुली हवा में सांस लो ना, मुक्त महसूस करो अपने को। यहाँ मम्मी पापा और समाज वाली बात नहीं है। फिर उसने मयंक की ओर देखते हुए कहा, हेलो मयंक, नाइस टू मीट यू। सृष्टि ने ऐसी सहजता से कहा जैसे पुरानी जान पहचान हो। सृष्टि अब चुप और कुछ नहीं बोलोगी? फिर मयंक की तरफ मुखातिब होकर क्षमा मांगने केसी स्वर में बोली, मयंक यह मेरी लाडली छोटी बहन है, शरारती, इसकी रग रग में बसी है। बोलती है तो बेलाग बोले ही चली जाती है, फिर भी प्यार से भी प्यारी लगती है। इसकी किसी बात का बुरा मत मानना। समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। तीनों विदेशी पर्यटकों की तरह सारा स्कॉटलैंड और लेक डिस्ट्रिक्ट वगैरह खूब घूमे फिरे। बस 2 सप्ताह के बाद वापसी थी। सृष्टि की दोनों बहनें कैफे में बैठी बतिया रही थी। दीदी, मयंक तुम्हें बहुत पसंद करते हैं ना, उनकी हर नज़र जो तुम्हारी तरफ उठती है प्यार में लिप्त होती है। मेरे जीजू बनने की सारी विशेषताएं हैं उनमें। अब मैं इंडिया जा रही हूँ, अगर ठीक समझो दीदी तो मैं मम्मी पापा से कुछ कहूँ इस विषय में। सृष्टि, मैं 3-4 दिनों के लिए एक सेमिनार में सम्मिलित होने के लिए लंदन जा रही हूँ। वापस आकर इस विषय पर आराम से बैठकर सोचेंगे। मैं अंकल जा रहे हैं, 1-2 दिन में लौट आएंगे। घबराना मत, कोई प्रॉब्लम होगी तो बाजू वाली आंटी के पास चली जाना। किचन में खाने पीने की खरीदारी तो हमने कल ही कर ली थी, बस मैं गई और आ गई। दीदी का इस तरह प्यार और मनुहार में यह सब कहना सृष्टि को भीतर तक छू गया। लंदन की अपनी एक अलग रौनक है, तेजी से भागता दौड़ता यह शहर कभी सोता ही नहीं है। बहुत कुछ देखने को है लंदन में, कोई भी कैसी भी आपकी रुचि हो लंदन में सब मौजूद है। सैमुअल जॉनसन के शब्दों में कितनी सच्चाई है कि यदि
कोई मनुष्य लंदन से थक गया तो वह जीवन से थक गया है। लंदन में वह सब कुछ है जो जीवन को चाहिए। 2 ही दिनों में सेमिनार खत्म हो गया। तीसरा दिन सभी विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक था। लंदन घूमो, शॉपिंग करो, दर्शनीय स्थल देखो या जो भी अपना करना चाहो करो। सीमा ने सोचा क्यों ना सृष्टि को लेकर यहाँ आए। अगले सप्ताह सृष्टि नहीं आई तो कैसे देख पाएगी वह लंदन। मयंक की गाड़ी में तीनों मिलकर पिकनिक करते हुए आएंगे, खूब मजा आएगा। सृष्टि के जाने का आखिरी सप्ताह जोर शोर से मनाए जाए। सीमा वापस लौट गई। लंदन के मुकाबले में यहाँ अभी भी काफी ठंड थी, पर सुबह हल्की हल्की धूप में पास वाली झील चांदी की तरह चादर सी चमक रही थी। धीरे से सीमा ने दरवाजा खोला कि सृष्टि डिस्टर्ब ना हो। हालांकि बचपन से ही सृष्टि कुंभकर्ण की नींद सोती थी, फिर भी सीधे किचन में जाकर एक कप कॉफी बनाई और कपड़े बदलने बेडरूम में गई। लेकिन यह क्या देख रही थी सीमा? उसको लगा उसके पांव जड़ हो गए हो और उसके पांव के नीचे की जमीन तेजी से सरकती जा रही है, जैसे एक एक बूंद करके उसका सारा खून उसके जिस्म से निचोड़ लिया गया हो, जैसे उसका एक हिस्सा मर गया हो, निर्जीव हो गया हो। सृष्टि और मयंक एक दूसरे से लिपटे गहरी नींद सो रहे थे। सृष्टि की लंबी काली केश मयंक के कंधे पर बेतरतीब से बिखरी हुई थी। निश्चल काम दूध की सी आभा लिए मयंक के चेहरे पर गहरी संतुष्टि की झलक थी। एक दो घुंघराले बालों की लट उसके माथे पर चिपकी हुई थी, उसकी बलिष्ठ बाहों में सिमटी थी। सृष्टि की इकहरी छरहरी काया कितना अजीब लग रहा था। मुझे यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कोई बुरा सपना देख रही हूँ। मयंक धोखेबाज की सच्चाई सामने आ गई थी। अच्छा हुआ उसका असली चेहरा सामने आ गया, वरना शादी के बाद क्या होता। मैं बेवकूफ इसे अपने घर वालों से मिलाने वाली थी ताकि मेरे माता पिता अपने भावी दामाद को जांच ले परख ले, लेकिन सब बिखर गया, सब बिखर गया। सृष्टि यह तुमने सही नहीं किया। एकदम सन खड़ी रही सीमा के हाथ से कॉफी का मग गिरते गिरते बचा। जड़ हुई चेतना जब वापस लौटी तो उसका जी चाहा कि सृष्टि को बिस्तर से घसीट कर 2-4 थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दे, पर केवल सृष्टि को ही क्यों, मयंक को क्यों नहीं? आखिर दोनों की स्वीकृति सम्मति से ही यह सब कुछ हुआ होगा। वासना की इस चरम सीमा तक पहुंचने के लिए ही दोनों की सांसें व जिस्म बेकरार रहे होंगे। इस स्थिति के लिए वह दोनों सांझे दोषी हैं। फिर अकेली सृष्टि ही क्यों सजा की पात्र बने? सृष्टि तुम्हारी बहन है, सीमा तुम्हारे प्रति उससे इतनी लापरवाह कैसी हो गई? विश्वासघात किया है उसने तुमसे। मुख प्यार, मौन स्वीकृति, अनबो समझौता तो मेरे और मयंक के बीच भी था, सिर्फ स्थायी निर्णय लेने के लिए प्रतीक्षा के कुछ क्षण ही तो शेष थे। फिर मयंक ने क्या कोई बेईमानी नहीं की? सीमा को लगा उसके अंतर से एक साथ निकली कई आवाजें उसे पागल बना रही है। फैसला नहीं कर पा रही थी सीमा, क्या करे क्या कहे के लिए मुड़ी ही थी कि सृष्टि हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने दीदी को देखकर भयभीत मृग की तरह उसने एक बार फिर आंख बंद करने की कोशिश की, पर नग्न सच्चाई की उस स्थिति को कैसे नकार द? दीदी प्लीज सुनो, देखो अचानक यह सब मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। रुको, शब्दों का तारतम्य बांधे नहीं ब रहा था सृष्टि से। तब तक मयंक की भी नींद खुल गई। सीमा उसके होठों के कंपन से बस यही अंदाजा लगा पाई सीमा कि वह कुछ कहने को शब्द ढूंढ रहा है। हृदय में उठते बवंडर पर काबू पाती हुई अस्थिर सी इतना ही कह सकी सीमा, बस एकदम चुप और अपने कमरे से बाहर आ गई। क्यों किया यह सृष्टि? तुमने बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी शाम को ट्यूशन पढ़ाकर तुम्हारे कॉलेज की फीस दी, अच्छी से अच्छी और बेहतरीन तमाम तुम्हारी मनपसंद चीजें जुटाई जो मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तुम्हें क्या सचमुच कुछ भी याद नहीं रहा? मैंने तुम्हें समझने में कहाँ भूल कर दी? तुम्हारी आकृति के कौन से बिंदु को मैं नहीं पहचान पाई? तुम्हें मयांक चाहिए था ना, तो मांग कर दिखती एक बार, वह भी उपहार के रूप में दे डालती मैं तुम्हें। सृष्टि पर यह चोरी क्योंकि तुमने सीमा अपने आप से जैसे सब कह रही हो दो
दिन तक सीमा होटल में रही, सबसे कटकर अकेली अपने आप के साथ। बस अब यहाँ था ही कौन उसका अपना, जिन्हें अपना समझने की भूल की थी उन्हीं अपनों ने ही तो उससे एक संकरी टेढ़ी गली में फेंक दिया था। अब उसे अपनी मंजिल के लिए दोबारा से सोचना है और जिंदगी को एक नई दिशा देनी है। तीसरे दिन वह लौटी तो सृष्टि घर में नहीं थी। सूरजमुखी के फूलों वाली चादर जिस पर सृष्टि और मयंक उस रात सोए थे उसने उठाकर कूड़े में फेंक दी, जैसे उस रात की सारी निशान मिटाने की असफल कोशिश कर रही हो। तकिए के नीचे एक छोटा सा पत्र था। दीदी, मैं तुम्हारी अपराधी नहीं हूँ। तुम नाराज होती, गुस्से में आकर चिल्लाती तो मेरे मन का बोझ कुछ हल्का तो हो जाता, लेकिन तुम तो सागर की गंभीरता समेटे शिव की तरह विष पी गई। क्या मुझे क्षमा कर सकोगी दीदी? तुम्हारी सृष्टि। उड़ती उड़ती खबर सुनी सीमा ने कि सृष्टि अब इंडिया नहीं लौटी। फिर सुना कि मयंक और सृष्टि ने शादी कर ली है। घर वालों ने मुझे ही दोषी करार कर दिया। आखिरी किरण के बीच कभी कभी जो रोशनी की लकीर दिख जाती वह भी बुझ गई। हर रात के साथ उसकी नींद कम होती चली गई। आज की निरो रात भी ऐसी ही थी। वह हमेशा की तरह करवट दल रही थी, आंखें थकान से बोझिल थी, नींद पलकों में बंद होने से इनकार कर रही थी। सुना तो यही था कि जब दिल लो, दिमाग और जिस्म सब थक जाते हैं तो नींद अपने आप ही आ जाती है। पर सीमा के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उसे लगा दरवाजे की घंटी बज रही है। नहीं नहीं, इतनी रात को कौन घंटी बजाएगा? तेरे अपने ही दिमाग की घंटियां बज रही है। सीमा, सोने की कोशिश कर, नियति से लड़कर कोई पाया है भला? घंटी की आवाज अब लगातार सुनाई देने लगी। लाइट जला, स्लीपर और गाउन पहन दरवाजे की चेन लगा। सीमा ने दरवाजा खोला और बोली, कौन है? दीदी, मैं हूँ सृष्टि। दरवाजा खोलो प्लीज, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, क्रैश हो गई है। गाड़ी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मयंक ने दम तोड़ दिया। दीदी, अब मयंक नहीं रहे, अब नहीं रहे दीदी, मैं अकेली हूँ यहाँ, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। सृष्टि रोते रोते फफक पड़ी। मेरा जीता जागता अस्तित्व नकार कर तुमने अपनी अलग पहचान बना ली, अलग दिशा चुन ली, मुझे पराया कर दिया। मेरी मुस्कुराती हुई जिंदगी का सुख तुझसे दी ना गया, मुझ जीती जागती का गला दबाकर तुमने जिंदा लाश में परिवर्तित कर डाला। एक ऐसी जिंदगी है अब मेरी जो सांस तो लेती है पर जीती नहीं रही। बात मयंक की तो सुनो, वह तो मेरे लिए उसी दिन से नहीं रहा था जिस दिन से वह मेरी कुंवारी भावनाओं को कुचलकर तुम्हारी बाहों में तृप्ति ढूंढने लगा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। जाओ, लौट जाओ इंडिया। और दरवाजा बंद कर दिया। सीमा ने अपने सर्द लहजे पर वह स्वयं ही चौंक गई। सीमा भूल गई कि उसका संबंध उस महान देश से है जिसकी मिट्टी की सुगंध प्यार प्रेम का संदेश देती है, जिसका संदेश लेना या पाना नहीं, जहाँ चाहत का मतलब बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ की चाहना है और चाहते रहना है। कहाँ अदृश्य हो गई उसकी क्षमाशीलता के संस्कार? विचारों के झंझावत में लिपटी सीमा सोचती रही, क्या वह भी यहाँ आकर यहाँ के लोगों की तरह ठंडी हो गई है? आसमान होती हुई वह अपनी पहचान भूलती जा रही है। क्या बाहर गिरने वाली बर्फबारी नहीं, उसके अंतर भी परत दर परत जमती जा रही है? बस अब और नहीं। सीमा ने वापस अपने देश जाकर बसने का निर्णय कर लिया। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।